चलिए देखो भाई, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? प्राइमरी सेक्टर तक पूरा हो गया था क्या कल? याद आ रहा है सभी को? प्राइमरी सेक्टर तक पूरा हो गया है। क्या हो गया बेटा? कैमरा पॉज हो गया। ठीक है, बट अब ठीक है। हेलो, ठीक है। देखो तो बैठ के आराम आराम से देखो, अच्छे से सुनना बेटा। अच्छा, ये तो मैंने रियलाइज किया, अच्छा वो ये चैप्टर लास्ट में हो रहा है। अगर ये जल्दी जल्दी भी हो, अगर ये आराम से भी होता तो बोर कर देता ज़्यादा। ये चैप्टर्स तो ऐसे ही होते हैं इंडियन इकोनॉमी के, है ना? तो मेरे ख्याल से सही ऐसे ही होते हैं। तो चलो, कल हमने कहाँ तक कर लिया था? हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? करंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी की करंट हालत अगर समझनी है तो तीनों सेक्टर्स को हमें समझना पड़ेगा। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जिसमें से हमने क्या पढ़ लिया था? प्राइमरी सेक्टर पढ़ लिया था। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इंडिया, लाइवलीहुड इन इंडिया एग्रीकल्चर। सबसे लार्जेस्ट सोर्स है लाइवलीहुड का। सबसे ज़्यादा काम धंधा यही तो प्रोवाइड कराता है लोगों को। एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं ज़्यादातर लोग। उसके बाद ये सब पढ़ा हमने, सब काम की बातें पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद इसमें देखना है, वैसे कुछ ऐसे तो कुछ है नहीं, ठीक है। एमएसपी बताया था ना मैंने, एमएसपी के बारे में। 1.5 गुना दाम देते हैं वो। कोई भी चीज़ की कॉस्ट जितनी भी लगी, मान लो आलू है ना, आलू की कॉस्टिंग उनकी लगी सपोज 20 रुपये किलो आ रही है, तो वो उसको कितना दिलवाएंगे? 1.5 गुना उसका प्राइस दिलवाएंगे। क्लियर है? और ये एमएसपी वाला 23 मैंडेटेड क्रॉप्स को कवर करता है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो ये तो हमने कल पढ़ लिया था, प्राइमरी सेक्टर वाला जो जो काम का था सारा पढ़ लिया। वो स्कीम्स वगैरह ध्यान से पढ़ना अच्छे से, ठीक है, जो जो पढ़ा। चलो आज स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी हमारा सबसे 3rd नंबर पे है। अगर ग्रोथ की वाइज बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी हमारा, मतलब सेकेंडरी सेक्टर हमारा 3रे नंबर पे आता है। हमारे जिसका जो टोटल देश की जीडीपी है, जीडीपी में इंडस्ट्रीज का योगदान अभी भी कौन से नंबर पे है? 3rd पे। क्लियर है? जो टर्शरी सेक्टर है वो बढ़ के क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है, वो 2nd पे है भाई साहब। और उसका शेयर तो एक तरीके से बोला जा रहा है, अभी यहाँ पे भी आएगा। मैं 2nd पे बोला, लेकिन अभी आप देखिएगा यहाँ पे कई जगह बताया जाए कि वो 1st पे भी आ जाए। इतना तेजी से वो ग्रो कर रहा है सर्विस सेक्टर हमारे देश के अंदर, समझ गए? तो जीडीपी में किसका योगदान सबसे कम है अभी कंपैरेटिवली? ये जीडीपी इंडस्ट्रीज का तो हमेशा कम ही है। तो देखो आप, द इंडियन इंडस्ट्री contributes about 30% of the total gross value added in the country। टोटल देश में जितने रुपए का काम हो रहा है ना, हमारे ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जीवीए या जीडीपी बोल लो तुम तो आसान भाषा में, उसके अंदर 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? इंडस्ट्रीज का है। मतलब कितना वो अमाउंट एडअप दे रहे हैं उसके अंदर। अगर मान लो हमारे देश का टोटल प्रोडक्शन 100 करोड़ रुपए का हो रहा है, तो इसमें लगभग 30 करोड़ किसके आ रहे हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर के आ रहे हैं, ठीक है सर? ओके। उसके बाद एंड इट एम्प्लॉयज ओवर 12.1 करोड़ ऑफ पीपल। हमारे देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी कम से कम उसमें से 12 करोड़ जनता इंडस्ट्रीज में काम करती है। सबसे ज़्यादा किसमें करती है? एग्रीकल्चर। उसके बाद सर्विस सेक्टर और 3rd ये, ठीक। आगे देखो भाई सर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या आ जाता है? बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, हैवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल, नेचुरल गैस, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग, डिफेंस प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, रिटेल, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, कॉटेज इंडस्ट्री, सब टूरिज्म वूरिज्म इंडस्ट्री है ना वो। ये सब क्या है? इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री। तो ये सब इंडस्ट्रीज का पार्ट होते हैं, है भाई? अच्छा, पर्सनल बातें सुनाई दे रहा है कि अभी भाई साहब? अच्छा इधर, चल बचा लिया। हाँ भाई, तो देखो दिख रहा है ना सभी को ऑनलाइन भी, ठीक है। तो आगे देखो,
इंडस्ट्रियल सेक्टर इनको बोलते हैं, जो भी हमने नाम पढ़े, ठीक है। द शेयर ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इन द इकोनॉमी इज मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड में इनफॉर्मल सेक्टर का योगदान बहुत ज़्यादा है। इनफॉर्मल सेक्टर एंड फॉर्मल सेक्टर, बेसिकली ऐसे समझो कि हमारे देश में जैसे ये जो सब्जी वाले हैं, जो सड़कों पे सब्जी बेचते हैं, ये फॉर्मल सेक्टर नहीं है। इनका कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में हम निकाल ही नहीं सकते इनका, लेकिन है कितना कंट्रीब्यूशन का, बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, समझ गए। लेकिन इनकी ये कौन से सेक्टर का पार्ट होते हैं ये सब लोग, ये इनफॉर्मल सेक्टर का, मोची हो गए और ये सारी जो सर्विसेज है, हेयर सलून, आपकी जो अब कौन सी नाई की दुकान है, हेयर सलून, आपके आसपास जो नॉर्मल वाले होते हैं, हमसे ही बड़ी कोई कंपनी हम नहीं है, कोई अलग है वो अलग है, लेकिन ये सारे जो क्या होते हैं, दे कंप्राइज्ड ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं, काम की बात है। मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड अकाउंट्स फॉर 78% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रीज के अंदर भी अगर हम देखें तो कौन सी वाली इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, जो ज़्यादा कमा के देती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 78% टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक, इंडस्ट्री के अंदर भी तो बहुत सारी होती है ना, तो उसमें कौन सी वाली सबसे ज़्यादा है? मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है बेटा, याद होना चाहिए, 78%। ठीक है, उसके अलावा और सुनो, इन 2022 एंड 23 द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये कुछ 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कौन कौन सी होती है सर? देखो नाम, कोयला, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है ये ज़्यादातर क्या मानी जाती हैं? हमारी कोर इंडस्ट्रीज कही जाती हैं। एंड सुनिएगा, इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल, ये काम की चीज़ है, ये एक और बार आएगा, रिपीट होगी ये सेम बात, सुनना। इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, 40th पे आए हैं हम, कहाँ से? 81st कंट्री से। कंट्रीज वाइज रैंकिंग में हम 81st पे आ रहे थे 2015 में, हम इनोवेशंस में, अभी इनोवेशंस में हम सीधे इतनी छलांग मार के 41 रैंक्स हम कम, मतलब ऊपर आ गए। क्या रैंक हो गई हमारी? 40th रैंक है करंट में, 40वीं रैंक पर आ गए। पहले कितनी थी? अरे बोलो 81। तो ये याद रखना है भाई सबको, ठीक है। ये कौन सा इंडेक्स है? GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है भाई, ओके, आगे बात करते हैं। उसके बाद एक डिपार्टमेंट है, DPIIT बोलते हैं उसको। DPIIT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ, अब IIT मतलब इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो DPIIT एक डिपार्टमेंट है। इट हैज अ रोल इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। ठीक है, तो सर देश में हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह बनाने की जिम्मेदारी किसको है? इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज वगैरह कौन बनाता है? ये DPIIT बनाता है। क्लियर है? बैंकिंग सेक्टर की कौन बनाता है? RBI। समझ गए? फाइनेंशियल सेक्टर को कौन करता है? SEBI। समझ गए जी? ऐसे ही इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अभी के टाइम पे कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन इंप्लीमेंट करवाता है? DPIIT। क्लियर है? उसके आगे देखो नेक्स्ट। उसके बाद सर अगर हम बात करें तो GST भी एक तरीके से एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई हैं उनमें से एक GST भी है। अब आप बोलो सर GST से तो कई ट्रेडर्स नाराज हैं। वो नाराज इसलिए कि उनको टैक्स देना पड़ रहा है। अच्छा, इस बात में दोनों ही तरफ हूँ मैं, टैक्स देना भी चाहिए। देखो क्या है, हमारे देश में सबसे जो अभी हमने कल ही पढ़ा था कि हमारा जो डेट कंपोनेंट है ना, वो कितना है? एवरेज जो बजट है उसका 65% होना चाहिए डेट, है ना। हमारा उस 65 से भी ऊपर जाता है डेट, क्योंकि हमारे देश में क्या नहीं आती? कमाई नहीं आती। अब आप लोग सर क्या आप बकवास कर रहे हो, कमाई नहीं आती? क्या आती है कमाई, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ते। टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा है। और अगर अपन बात करें तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा है। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, टैक्स की चोरी सबसे ज़्यादा बिजनेस में होती है। देखो नौकरी में क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ चोरी का वही नहीं है, क्योंकि कट के मिलता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, देने से पहले ही काट लेता है वो तुम्हारा टैक्स, तो वहाँ तो चोरी क्या ही होगी। अच्छा, बड़ी कंपनी उस पर भी टैक्स की चोरी वहाँ पे मतलब मेजरली करना थोड़ा मुश्किल होता है।
वहाँ जाएगा तो है टैक्स। लेकिन सर ये जो बीच वाले लेवल पे बहुत टैक्स इवेजन होता था, लेकिन जीएसटी के आने से थोड़ा इनके डंडा हो गया, तो अब इनको थोड़ा वो बुरा लगता है। लेकिन हाँ, अब मैं इसकी सरकार की भी गलतियां मानूंगा कि यार कुछ इतने कई रेट चीज़ों में हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस कर रखे हैं, जीएसटी रेट भाई ले लो टैक्स, लेकिन इतना ज़्यादा भी तो मतलब कि वो चोरी करने पे आ जाए। भाई आदमी गलत चीज़ कब करता है, जब कुछ दूसरी तरफ से भी कुछ अन्याय हो रहा हो, सही है। तो कुछ जीएसटी में कई जगह गलत रेट टैक्स लगा रखे हैं, तो वही ठीक है, वो इसलिए लोग चोरी भी करते हैं। अब क्या है, वो वाली बात है ना। चलो खैर, लेकिन एक तरीके से फायदा हुआ है इससे बिजनेस को। कैसे? क्योंकि पहले क्या होता था, मल्टी पॉइंट टैक्स सिस्टम होता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। जब हम सीए इंटर में थे भाई साहब, हम इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ते थे, सेनवैट पढ़ते थे, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, सीजी, और पता नहीं भाई इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। सेल्स टैक्स हम ऑडिट करने जाते थे तो कभी हम सेल्स टैक्स का ऑफिस अलग जा रहे हैं, सर्विस टैक्स का ऑफिस अलग है जयपुर में, सुनना, सेल्स टैक्स का ऑफिस अलग, सर्विस टैक्स का ऑफिस अलग, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग 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 अलग, मजाक चल रखी थी। तो लेकिन इसको खत्म करके एक कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स ये लेकर के आ गए, सारे खत्म हो गए, एक टैक्स लगेगा, बोला कौन सा? जीएसटी। और वो भी हम तो पढ़ चुके हैं, 3 टाइप के हो गए, सीजीएसटी, सेंट्रल भी लेगा, स्टेट भी लेगा, और आईजीएसटी। याद आया? ठीक है, पढ़ते रहो भाई उन चैप्टर्स को, इजी क्वेश्चन आएंगे उनमें से। जोर से बोल, जोर से बोल। यूनियन टेरिटरीज ना, तो वो भी लेते हैं ना, उनको एलोकेट कहाँ से होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है। तो देखो फटाफट से, तो जीएसटी सरकार लाई, ये भी एक कदम है इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, सम ऑफ द पॉलिसीज में से ही आता है ये। तो सुनिएगा, नंबर 1, इतनी टाइम की बात क्या करनी इस पे, सरकार क्या लेके आई? जीएसटी कब लेके आई थी? याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को। सर इट इज अ सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। आज की डेट में सिंगल एक यही टैक्स है, और कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लेते। तो सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, रिप्लेसिंग मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स बना दिया, जिसका क्या नाम है? जीएसटी। क्लियर है सर? उसके आगे बात करते हैं। उसके अलावा सरकार ने जो इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए और क्या पॉलिसीज बनाई है? नंबर 1, मेक इन इंडिया कैंपेन, वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव्स, दे वर लॉन्च्ड इन 2014। सरकार ने ये इनिशिएटिव्स कैंपेन लॉन्च करे मेक इन इंडिया, कि भाई हमारे देश में बनाओ। सो ये प्रमोट करता है क्या, कि दूसरे इंडस्ट्रीज को, दूसरे फॉरेन फर्म्स को बोलती है कि भाई आप इंडिया में आके प्रोड्यूस करो। क्लियर है? वोकल फॉर लोकल, और ताकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट से आप चीजें खरीदो। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मेक इन इंडिया मतलब क्या? हमारे देश में आके बनाओ, हर चीज मेक इन इंडिया होनी चाहिए, इंडिया में बननी चाहिए। ठीक, अच्छा कैंपेन है। दूसरा कैंपेन क्या है? वोकल फॉर लोकल, ताकि हम हमारे इंपोर्ट करने से ज्यादा हम हमारे देसी गुड्स को डिमांड करें, तो इससे हमारा डोमेस्टिक मार्केट बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। सर ठीक है, 2014 में आया, लेकिन उसके बाद अब आज तो 10 साल हो गए, तो अभी आया फिर मेक इन इंडिया 2.0। तो 2.0 आया, इसके अंदर 27 सेक्टर्स और ज्यादा फोकस किए गए, 27 सेक्टर्स विच इंक्लूड्स 15 मैन्युफैक्चरिंग एंड 12 सर्विस सेक्टर्स। क्लियर है क्या? ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओहो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करने की आसानी के बेसिस पर हम मेजर कर रहे हैं कि कौन से देश में आसानी से हम बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करना आसान है मतलब। तो इसका जो मेजरमेंट है वो कौन करती है? डीबीआर करती है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी, जो ये करती है। क्लियर है? और उसने मेजर किया तो उसके अंदर इंडिया पहले 77 रैंक पे आता था 2019 में, लेकिन अब 63rd रैंक पे आता है। मतलब बस 62 कंट्रीज हमसे ज़्यादा बेहतर है, वहाँ आसान है बिजनेस करना। क्लियर है? 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा, फ़ोन आ रहा है एक इंपॉर्टेंट मम्मी का। हेलो हेलो, हेलो, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ क्या हुआ है ना? जो
दीवार तक छोड़ दिया क्या उसने पाइप? अरे तो मेरे को बताओ तो सही, कौन सा पाइप है? पीछे गैलरी में, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, तो कितने फुट लग रहा है? 5-7 फुट लग रहा होगा भाई, तो कितना 5-7 फुट ही तो होगा बस। तो कौन सा पाइप है? लीला तरह लगा देगा। अच्छा, और स्टेबलाइजर लगा दिया क्या? स्टेबलाइजर नहीं लगाया? ऊपर पड़ा है ना, लगाना ही होता है। चलो लीला तरह से लगवा लेंगे वो अपन बाद में। हाँ तो ठीक है, इसको कितने उसका है? काय के? मेरी यार मैं क्लास में चल रहा हूँ मम्मी। हाँ तो कौन सा पाइप लगा रहे हो? मेरे को समझ में नहीं है। रबड़ कौन सा? नॉर्मल पाइप है तो नॉर्मल रबड़ वाला पाइप ना। लगवा दो तो यार, लगवा लो। तो देखो, हाँ भाई आवाज़ आ रही है सभी को ऑनलाइन? तो ध्यान देना सब लोग। डूइंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, तो इसका मतलब इन 62 कंट्रीज इट इज़ मोर इजियर टू डू बिजनेस एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया स्टैंड्स ऑन 63rd रैंक। ठीक है, मतलब अपने में देश में थोड़ा बिजनेस करना थोड़ा टफ माना जा रहा है। मतलब हमारे से 62 देश ऐसे हैं जहाँ पे बिजनेस करना थोड़ा आसान है। ऐसा कौन बोलता है? डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट बोलती है। लेकिन हाँ ठीक है, हमारी पहले 77th रैंक थी एज अगेंस्ट टुडे नाउ वी हैव कौन सी रैंक? 63rd रैंक है आज के रेट में। ठीक है, कितने की छलांग मार गए? 14 की। ये क्वेश्चन आएंगे, याद रखना भाई। हाँ भाई, कौन सी? हाँ 2020 की, और अगेंस्ट 2019 में कितनी थी? 77। ठीक है, आगे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, नाम में ही दिख रहा है सिंगल विंडो, ताकि आसानी से ट्रेड हो। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम गवर्नमेंट ने एक बनाया है विच इज़ अ वन स्टॉप शॉप फॉर इन्वेस्टर रिलेटेड अप्रूवल्स। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए वन स्टॉप सिंगल विंडो, विंडो का मतलब ऐसा नहीं कि कोई खिड़की है, इट्स अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म कि आप सीधे वहाँ जाओ, आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वहाँ पे उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा आपको, सॉल्यूशन। क्लियर है? इजी है? ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है कोई इंडस्ट्री में, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक जगह है फिक्स, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये काय के लिए? ताकि इंडस्ट्रीज बढ़े, लोग इन्वेस्ट करें उसमें। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, सुनिएगा, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है ये? इट इज अ प्लान टू फैसिलिटेट डेटा बेस्ड डिसीजंस रिलेटेड टू मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में, देखो नाम में ही है मास्टर प्लान, तो बिगर प्लान भी बेसिकली। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए है, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि देश में और इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़े, इतना याद रखो। तो सर इंडस्ट्रियल सेटअप और बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया? तेजी से, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, इसलिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया। पीएम गति शक्ति से याद रखना भाई। ठीक है, क्या है ये? बेसिकली मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक और है, ये वापस रिपीट होगा सेम, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी वापस आएगी, ये बात तभी 2 बार आएगी। सो नाम में ही है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड इन सितंबर 2022, सितंबर 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई। और काय के लिए? नाम ही है लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। सर इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, कॉस्ट को आपकी लागत बढ़ाती है, तो सर इससे हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, और एक क्या बनाई है? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है, नाम में ही है, सीधे बैठ देना। काय के लिए सर? ये टू लोअर द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, ताकि सर सभी बिजनेस करने वालों की, इंडस्ट्रीज वालों की जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। क्लियर है? एंड टू मेक इट पार विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज, तो जैसे अदर डेवलप्ड कंट्रीज में कम लगती है, वैसे हमारे यहाँ भी उसको रिड्यूस करने के लिए सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है। क्लियर है सबको? खत्म। एक और गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम बोलते हैं इसको,
प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसको भी गवर्नमेंट ने चालू किया, PLI, ठीक है। ये इनिशिएट की गई 2020 में फॉर 14 की सेक्टर्स टू इनहेंस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। अरे आउटपुट को और बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। आप जानते हो भाई प्रोडक्टिविटी कम है कंपेरेटिवली, उसको और बढ़ाने के लिए PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्योंकि प्रोडक्शन के साथ जोड़ देंगे ना उसको, तो हर लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ कई फैक्ट्रीज वगैरह में अभी भी द लेबरर्स आर ऑन फिक्स्ड सैलरीज, अब फिक्स तनख्वाह पे है, तो वो दिमाग ही नहीं लगाते ज़्यादा बनाने में। लेकिन अगर हम उनको ज़्यादा किससे लिंक कर दें, इस स्कीम से कि PLI स्कीम, जितना बनाओगे उतना पैसा मिलेगा, तो सर वो बनाएंगे भी फिर ज़्यादा। तो ऐसा करने से हमारी देश में क्या बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है जी। एंड PLI स्कीम इज नाउ एक्सटेंडेड फॉर वाइट गुड्स ऑल्सो। इन गुड्स के अंदर, वाइट गुड्स बोलते हैं इनको, एयर कंडीशनर और LED, इनके अंदर भी PLI स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है। एक सेकेंड रुकिएगा बेटा, ऑनलाइन। हेलो, हाँ भैया, हेलो हेलो, हाँ एक सेकेंड भैया। कोड काहे पे आया हुआ है भैया, क्या किस चीज़ पे आया हुआ होगा? टेक्स्ट मैसेज आता है ना, उस पे आया हुआ है इकोलॉजी वाला हैप्पी कोड। इस प्रपोज्ड SR नंबर, कैंसिलेशन कोड बताऊं क्या? क्लोज वाले कोड नहीं क्या? क्लोज वाली नहीं आई है, कैंसिलेशन की कोड आई है मेरे पास। तो क्या ये लिखा हुआ है इसमें, हैप्पी नहीं भी लिखा हुआ है क्या? इसमें लिखा हुआ है कैंसिलेशन कोड, लिखा हुआ है SR वो कुछ करके, कैंसिलेशन कोड है, एक नंबर लिखा हुआ है भैया। इसमें जब आपने जब क्लोजिंग बुक करवाई था ना, मैसेज डाला था ना, हाँ। उसमें वोल्टास का कोई मैसेज आया हुआ होगा, उस पर क्लिक करो, उसमें है। एक सेकंड, 1-2 दिन पहले आया होगा। हाँ ये आई है ना, रिक्वेस्ट आई है जो, यू हैव रजिस्टर्ड योर, रिक्वेस्ट नंबर बताऊं क्या आपको? रिक्वेस्ट नंबर नहीं, हैप्पी कोड लिखा हुआ है इसके अंदर। क्रोमा का एक मैसेज आया है, भैया मेरे पास तो एक कोड है 75, ये वाला है, कैंसिलेशन वाला लिखा हुआ है, 10:08 पे आया है मेरे पास। और क्या एक लिखा हुआ है, पूरा पूरा बोल के बताओ मेरे को। योर SR नंबर 240-531-32489 इज प्रपोज्ड फॉर कैंसिलेशन, रीजन स्विच ऑफ, नो रिस्पॉन्स। अब चालू रखो फोन, आपके पास एक मैसेज है। ठीक है, दो मिनट रुकिएगा बेटा, ऑनलाइन मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। ऑनलाइन आवाज़ आ रही है कि बेटा सभी को? एक बार थम्स अप कर दो सभी लोग ऑनलाइन। ओके, एक मिनट रुकना बेटा, है ना, ऑनलाइन एक मिनट वेट करना बेटा, है ना, स्टार्ट कर रहा हूँ, इतना टाइम लगा रहा है।
हाँ जी भैया, आया नहीं भैया कोड, कोड नहीं आया कोड। हाँ भैया कोड नहीं आया। अच्छा ठीक है ठीक। लो देखो यार, टाइम वेस्ट करने के लिए साले आज ही आए हैं, 5 दिन से आ नहीं रहे। हाँ भाई देखो सभी लोग, ऑनलाइन आवाज़ आ रही है क्या? 5 दिन से बुलाया हुआ है इसको एसी लगाने के लिए, आज ही कूद रहे हैं इसमें। तो देखो, तो समझ में आया सभी को, PLI, ताकि इसका प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया PLI स्कीम, ताकि हमारे जो इंक्रीज हो प्रोडक्शन। ठीक है भाई, चलो आत्मनिर्भर बने हम। अभी भी हम क्या हैं, कई चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, हम कई चीज़ों को खुद नहीं बना रहे हैं अभी भी। ठीक है, बना रहे हैं तो कम बना रहे हैं, तो उनमें हम आत्मनिर्भर बन जाएं। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हाँ भैया, हाँ आपका भेजो, मैं इसी नंबर पे कर दूँ क्या? ठीक है, कितना हो गया अपना? 2300 कैसे हो गया भैया? हाँ अच्छा, पानी वाला पाइप ना? हाँ और कौन सा वायर लगाया यार आपने? हाँ तो वो तो इंस्टॉलेशन में ही होता है ना चार्ज, एक्स्ट्रा लगाएंगे वायर? हाँ अलग से लगाएंगे 10 फीट? अच्छा अच्छा ठीक है, आपके नंबर पे भेज रहा हूँ। ठीक है, एक नंबर लिखना है एक बार फटाफट, 9929709350, 9929 ठीक है, एक बार बताना जब मैं बोला ना। हाँ ले बता फटाफट। 9595 हाँ 9929 हाँ हाँ चलो तो देखो, हाँ भाई देखो भाई फटाफट ऑनलाइन, रुकावट के लिए खेद है, मजबूरी थी। हाँ भाई फटाफट से देखो यार, टाइम वेस्ट कर दिया सारा। देखो फटाफट से, फेम इंडिया स्कीम, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। फेम इंडिया स्कीम बेसिकली कौन सी इंडस्ट्री के लिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, याद रखनी है। फेम इंडिया स्कीम फुल फॉर्म क्या है? फेम फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, FAME, समझ गए? फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो फेम हो गया ना, फेम इंडिया। आगे बात समझ में? ठीक है, भूल मत जाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उद्यमी भारत, ये तो काफ़ी पॉपुलर है भाई। उद्यमी भारत MSME सेक्टर के लिए इन्होंने लॉन्च करी, मीडियम स्केल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए MSME बोलते हैं जिसको हम, उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी एक ही लॉन्च करी है भाई? उद्यमी भारत। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट की एक योजना है PM मित्रा योजना,
नाम अजीब से लग रहा है वो पीएम, पीएम मतलब पीएम गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। मेगा, अब मित्र का मतलब क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड, ये टेक्सटाइल के लिए थी, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एपरल्स, समझ गए, टेक्सटाइल और एपरल्स, कपड़े वपड़े का उसको प्रमोट करने के लिए, उस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आया है पीएम मित्रा, याद रखिएगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इन्वेस्टमेंट इन कौन सा, टेक्सटाइल एंड एपरल्स, क्लियर है क्या, याद से, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए और क्या किया सर, 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों में, कुछ बिजनेस है जैसे कोल बेचने वाली कंपनी, कोल माइनिंग एक्टिविटीज, इस एंड सुनिएगा, एंड फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, गवर्नमेंट ने इन चीज़ों के अंदर 100% एफडीआई अलाउ कर रखी है। अगर कोई इंश्योरेंस बेचने का काम करना चाह रहा है, कोल माइनिंग एक्टिविटीज करना चाह रहा है, उनमें 100% एफडीआई हमने अलाउ कर रखी है। बोला आओ और कर लो, पूरा पैसा पूरा इन्वेस्ट कर लो भाई, पूरा खरीद लो कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको, एफडीआई के अंदर अगर किसी भी देश को एफडीआई करनी है तो हमारे देश में कौन सी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, FIFP बताया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। और ये किसको रिप्लेस करके आया था, इससे पहले क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB, ठीक है। 2017 से पहले गवर्नमेंट की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे एफडीआई वगैरह जो काम देखते थे सब कुछ, FIPB, उसको रिप्लेस करके खत्म करके कौन आया भाई, FIFP बनाया गया 2017 के अंदर। अब हमारे देश में अगर किसी को भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी है और परमिशन लेनी है अगर सरकार से, तो वो किस में आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल में आएगा। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, दिए है ना उसने, FIPB का फुल फॉर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, और FIFP का फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, क्लियर है क्या, बस ठीक है। इसके बाद एफडीआई में जंप आया है सर हमारे देश के अंदर, देखा जाए तो 39% इंक्रीज हुई है एफडीआई, ठीक है। एफडीआई हैज इंक्रीज जंप बाय 39% सिंस FIF, मतलब ये जो जब से ये FIFP आया है, क्लियर है क्या, ठीक है सर। उसके बाद ये भी काम का है क्वेश्चन भाई साहब, ये तो आज ही पढ़ा था मैंने कहीं, रॉड टेप, शॉर्ट में बोले तो रॉड टेप मतलब हो गया बेसिकली रेमिशन ऑफ ड्यूटीज, आर मतलब रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, RODT हो गया, EP मतलब क्या हो गया, EP का मर गया, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज बेसिकली कौन सी ड्यूटीज की बात कर रहा है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, तो शॉर्ट में बोला रॉड टेप, याद रखिएगा, ठीक है। रेमिशन ऑफ ड्यूटी, आप तो ऐसे याद रखो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, तो इट इज फॉर्म्ड टू रिप्लेस, पहले इससे पहले क्या चला करता था, MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया नाम की स्कीम चलती थी सरकार की, MIES स्कीम चलती थी, इसको खत्म करके रिप्लेस कर दिया गया किससे, रॉड टेप से कर दिया गया। रॉड टेप किसकी है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट गुड्स, क्लियर है क्या, पक्का याद कर लोगे। क्यों बनाया है इसको, टू बूस्ट दी एक्सपोर्ट्स, ताकि हम और एक्सपोर्ट्स करें और ज्यादा, क्लियर है क्या सभी को। चलिए उसके बाद NLP पॉलिसी आप जानते हैं सब लोग, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, बताया था जस्ट अभी, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए बनाया है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, ये तो सुना होगा तुमने यूज में, गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स, और GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या हो गई, अभी बताया था 40th रैंक पे आ गए हम, 81st से 40th रैंक पे आ गए। 81st कहाँ थी 2015 में, अभी करंट में क्या रैंकिंग चल रही है, 40th, 2 बार आ गया, बोला था मैंने, NLP भी 2 बार, ये भी 2 बार। उसके बाद मेक इन इंडिया कैंपेन, ये भी आ गया, पहले भी बताया था, 2017 में लॉन्च किया था, मेक इन इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल। और लास्ट है इसके अंदर, सुनिएगा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, सर नाम में ही है क्रेडिट लाइन, इससे शॉर्ट फॉर्म हिंट निकालो ना, क्रेडिट लाइन काय के लिए बना है, इंडस्ट्रीज को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, और नाम है इमरजेंसी फंड्स की कभी कभार जरूरत पड़ती है सर कुछ इंडस्ट्रीज को, तो सर उनको वो प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ने एक ये स्कीम बनाई है, इमरजेंसी में प्रोवाइड कराती है फंड्स, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई, ठीक है, समझ में आया, खत्म। नाउ इंडिया इज गियरिंग अप फॉर 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडिया गियर अप कर रहा है भैया 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए,
क्लियर क्या? और इंडस्ट्री 4.0 बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज इंडिया में और आएंगी, ठीक है सर। इंडिया इज एन अट्रैक्टिव हब ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सही बात है, खूब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सही बात है क्या? ठीक है भाई। और ये क्यों आ रही है? क्योंकि हमने अपने जो टैरिफ्स हैं हटाए हैं, बैरियर्स हटाए हैं, कम किए हैं, ताकि हमारे देश फॉरेन ट्रेड बढ़े हमारे देश में। इसके लिए हमने एफडीआई लिमिट्स भी बढ़ाई हैं, जिनके अंदर हम कम अलाउ करते थे एफडीआई, अब हमने उनको बढ़ाया है, लिमिट को बढ़ाई है। समझ में आई मेरी बात? तो देखो चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड होने वाला है बस ये इंडस्ट्री। और ट्रस्टरी तो वैसे ही कम है, ट्रस्टरी में ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, आधा सा पेज है सिर्फ, आधा ही। तो सुनिएगा फटाफट से, गवर्नमेंट ने क्या बोल रही है, देखो गवर्नमेंट ने कदम तो बहुत उठाए, लेकिन फिर भी ना अभी भी हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी चैलेंजेस फेस करती है, अभी भी उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो क्या है? जैसे कि नंबर 1 शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर, अभी भी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की कमी है। अब आप बोलो सर मैन पावर की कहाँ कमी है, इतनी पॉपुलेशन है, बेरोजगारी है। बेटा उसका कारण मैंने आपको बताया था, उनको काम सिर्फ शरीर होने से क्या होता है, काम करना नहीं आता सालों को। मैन पावर का मतलब क्या होता है? काम करने वाले बंदे, काम ही नहीं करना जानते साले, समझ गए? तो इंडिया में अभी भी स्किल्ड मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी कमी है इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। और देखो रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स, अब अभी भी हम क्या करते हैं, अभी भी आत्मनिर्भर नहीं बने हम, अभी भी हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पे रिलाय करते हैं। हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अभी भी चाइना की वजह से चल रही है। हम पूरे इंपोर्ट्स हमारे पास कहाँ से आते हैं? पूरे हमारे पास चाइना से आते हैं। तो भाई अभी तो बहुत बुरी हमारी, मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब पहले से तो अच्छी हुए हैं चीज़ें, लेकिन अभी भी हम वी रिलाय मोर एंड काफ़ी ज़्यादा रिलाय करते हैं हम किस पे? इंपोर्ट्स पे हम बहुत रिलाय करते हैं। कई इंडस्ट्रीज हमारी जो तो हम बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पे रिलाय करते हैं, इनपुट्स वगैरह उनसे ले रहे हैं यार। तुम बिलीव नहीं करोगे, इतने पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अखबार जो पढ़ा जाता है वो भारत में पढ़ा जाता है, लेकिन ये अखबार का पेपर आता है चाइना से। बताओ कितनी शर्म की बात है, समझ गए? तो अभी भी हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पे रिलाय करते हैं। अभी भी जो एमएसएमई सेक्टर है सर, उसको क्रेडिट अवेलेबिलिटी कभी मिलती नहीं। गरीबों के लिए सरकारी योजना बना देती है, वो नाबार्ड वगैरह दे देता है, आरबीआई दे देता है। अमीरों को तो दे ही रखे हैं उन्होंने, कैपिटल मार्केट से कहीं से भी उठा लेते हैं ये लोग, तो है ना, बड़े बड़े बैंकों से मिल जाते हैं लोन, बीच में कौन बच जाता है? एमएसएमई सेक्टर है सर, इसको क्रेडिट अवेलेबिलिटी अभी भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, ठीक है। बाकियों को फेवर बहुत ज़्यादा करते हैं, उसको टॉप वाले को करते हैं, अमीर वाली इंडस्ट्रीज़ को, अमीरों वो उनको तो खूब फेवर करते हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल वाली को भी करते हैं, लेकिन बीच वालों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भैया, स्ट्रेन्ड लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स, खत्म होने वाला है ये तो, जो हमने सोचा हो जाएगा 10 मिनट में। स्ट्रेन्ड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, अभी भी लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशंस क्या हैं, काफ़ी थोड़े कच्चे हैं। स्ट्रेन्ड है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, इनके मधुर संबंध नहीं है, किसके? लेबर और मैनेजमेंट के। लेबर खुश नहीं होता मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट खुश नहीं होता लेबर से। लेबर बोलता है, बोला यार हमको क्या बोलते हैं, तनख्वाह के साथ, बोला यार शाम को चाय वाय पिलाया करो। मैनेजमेंट बोलता है, बोला साले काम टाइम पे कर लिया करो, टाइम पे आ जाया करो। तो दोनों एक दूसरे की खींचतान करते रहते हैं, क्लियर। उसके बाद लोअर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, अभी भी हमारे जो गुड्स हैं वो अगर हम देखें इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है उनकी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हम नहीं बना पा रहे। वो मतलब जैसे इंडिया में ही बिक रहे हैं ज़्यादा, वहाँ पे उनको कोई पूछ नहीं रहा, समझ गए। सो इंडिया के जो गुड्स हैं अभी भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं है, क्लियर है। अरे बोले यस और नो। इम्पोजिशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय अदर कंट्रीज, दूसरे देशों ने हमारे ऊपर क्या लगा रखे हैं, बहुत सारे नॉन टैरिफ्स लगा रखे हैं, तो इससे भी हमारे गुड्स वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहे, क्लियर है, समझ गए। भाई पॉपुलर तो तब हो गया जब हम पहले तो सस्ता बनाए, सस्ता बना के वहाँ सस्ता बेचे, अब लेकिन सस्ता वो बेचने नहीं दे रहे, हमारे ऊपर लगा रखे हैं नॉन टैरिफ बैरियर, जिससे हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, समझ गए, ये चीज़ है। ये बातें होती है ना, कई लोग सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, असली में कर नहीं पाएगा कभी, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। बता रहा हूँ ना मैं, कुछ जो बातें ज़्यादा करते हो एक्चुअल बोल बच्चन होते हैं, एक्शन में काम नहीं होता होंगे।
तो देखो नेक्स्ट, ग्लोबल स्लो डाउन। सर हमारी इंडस्ट्रीज अभी भी क्या है, क्या चैलेंजेस फेस करती है? सर अभी भी स्लो डाउन, ग्लोबल एक वही बिजनेस साइकिल्स। सर ग्लोबल स्लो डाउन कई बार हो जाता है, पेस स्लो हो जाता है, उससे इंडस्ट्रियल पेस स्लो हो जाता है, तो ये भी हमारी इंडस्ट्रीज अभी भी बिजनेस साइकिल का प्रभाव हमारे यहाँ पड़ता है। मतलब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, अब ये थोड़ा नया वर्ड हो आपके लिए। सप्लाई चेन बेसिकली क्या होता है, मतलब अभी टाइम है नहीं तो लिखा था, प्रोडक्ट सामान बनने से लेकर छोड़ो, इनपुट्स आते हैं ना, जब सामान बनाने के लिए हम इनपुट्स लाएंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट से लेकर के सामान का कस्टमर तक जाना, बीच में इतनी सारी जो प्रोसेसेस होती हैं, प्रोडक्शन होना, इनपुट्स लाना, पैकिंग होना, लेबलिंग होना, उसके बाद वेयर हाउस में जाना, ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, ये सारे को सप्लाई चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सर हमारे देश में सप्लाई चेन डिसरप्शंस अभी भी हैं बहुत ज़्यादा। ट्रक लेके निकला बेंगलोर के लिए जयपुर से, ठीक है, 7 दिन हो गए पहुंच ही नहीं रहा, 2 दिन का रास्ता है, पता नहीं कहाँ अटक गया। तो ऐसे सप्लाई चेन डिसरप्शंस बहुत हैं, ठीक है जी। और क्या चैलेंजेस है? लास्ट पॉइंट सर, फ्यूल प्राइसेस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट थे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की करंट हालत बता रहे थे। क्लियर है क्या? ग्रोथ तो करी है, लेकिन अभी भी देयर आर सेवरल चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं। ठीक है, चलो सर मैं आया। उसके बाद लास्ट है बेटा, लास्ट है, क्या नाम है इसका? टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर बेसिकली क्या हो जाता है? सर्विसेज। इट इंक्लूड्स द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द जनरेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम। भाई सर्विस सेक्टर का क्या रोल है वो हम यहाँ पर बात करते हैं। क्लियर है? और सुनिएगा, काफ़ी तगड़ी ग्रोथ हुई है हमारे देश में, देखा जाए तो सर्विस सेक्टर में बहुत ही तगड़ी वाली ग्रोथ हुई है। सर सर्विस सेक्टर में जैसे कौन कौन आ जाता है देखो आप, होलसेल रिटेल ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, मेरा पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्विस सेक्टर है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज, एजुकेशन, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। क्लियर है? सर्विस देना है ना, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो अब द सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है सर? वैसे सर्विस सेक्टर का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू द इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग द इनटेंजिबल गुड्स। इनटेंजिबल गुड्स किसको बोलते हैं? सर्विसेज को बोलते हैं। ऐसे गुड्स जो दिखते नहीं है तो वो तो सर्विसेज होती है सर। आगे बात सर, गुड्स आर ईदर टेंजिबल और टेंजिबल। गुड्स टेंजिबल ही होते हैं, जो इनटेंजिबल है उसको गुड्स नहीं बोलो तो बढ़िया है, वो सर्विसेज होती है। क्लियर है क्या सभी को? पक्का? देखो, सो सर्विस सेक्टर किसको बोलते हैं? द इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस द इनटेंजिबल गुड्स लाइक सर्विसेज एज आउटपुट। उनका आउटपुट क्या होता है? सर्विसेज। क्लियर है? मोबाइल बनाने वाली कंपनी का आउटपुट क्या है? मोबाइल, टेंजिबल है। लेकिन सर सर्विस सेक्टर का आउटपुट क्या है? सर्विसेज। उनका गुड क्या है? सर्विस। प्रोडक्ट क्या है? सर्विस। चलो, सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया एंड अकाउंट्स फॉर 53% आज की डेट में। भाई साहब, टोटल देश का जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, उसके अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा है? सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा हो गया है। द सर्विस सेक्टर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया एंड हैज द हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी। सबसे ज्यादा लेबर की प्रोडक्टिविटी यहीं पर निकल रही है। क्लियर है? कंट्रीब्यूशन यहीं पर निकल रहा है एंड इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। याद रखिएगा सब लोग। नॉलेज बेस्ड, ये ऐसे ही हल्का फुल्का रीड कर लेते हैं बीच का। नॉलेज बेस्ड सर्विसेज भी बढ़ रही है हमारे देश में, नॉलेज बेस्ड। ठीक है, प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है इनके अंदर तगड़ी वाली सर। कंप्यूटिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग, लीगल सर्विसेज, तगड़ी ग्रोथ हो रही है सर सर्विस सेक्टर के अंदर। क्लियर है क्या? चलो देखो सर, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ से सर किसको भी कॉम्प्लीमेंट फायदा हो रहा है सर? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो अभी हमने पिछला पढ़ा, उसमें भी बहुत फायदा हो रहा है। सर्विस सेक्टर से कॉस्ट कम हो जाती है ना। सुनिएगा, उसके आगे क्या बोला? इंडिया इज अमंग द टॉप 10 वर्ल्ड WTO ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स इन सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सर इंपोर्ट मतलब सर्विस की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में हम दूसरे देशों को सर्विस दे रहे हैं खूब, और वो भी हमारे यहाँ दे रहे हैं, तो इसके एक्सचेंज में टॉप 10 वर्ल्ड में एक्सचेंज की कंट्रीज में हम आते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में हम टॉप 10 में आते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ नॉट गुड्स, सर्विसेज। क्लियर है क्या?
इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट्स इज, अब ऑब्वियसली तो याद नहीं कर पाओगे तुम, भूल जाओगे, हल्का सा देख लेना। तो काफी अच्छा खतरनाक है सर सर्विस का कंट्रीब्यूशन। चलो खत्म होने वाला है भाई, सुनिएगा। टू एंश्योर द लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज द गवर्नमेंट हैज परमिटेड 100% फॉरेन पार्टिसिपेशन इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। सर गवर्नमेंट ने सर्विस सेक्टर को और बढ़ाने के लिए इसमें भी लिबरलाइज किया है, कई चीज़ों को लिबरलाइजेशन मेजर्स, कई फ्रीडम दी है सरकार ने, पाबंदियां हटाई हैं। गवर्नमेंट ने हैज परमिटेड 100% FDI किसके अंदर, टेलीकम्युनिकेशन में, मतलब ये जियो वीओ, ये जो टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि आप देख रहे हो देश में कितनी कंपनी है, सिर्फ ओलिगोपोली मार्केट है, 4-5 जी तो कंपनी है। ठीक है सर, ये तो गलत चीज़ भी कर सकती है ना, इनकी वजह से मार्केट में क्या होगी, इनएफिशिएंसी, मोनोपोली पावर हो जाएगी इनकी, तभी तो हाई रेट ले रहे हैं, आगे और लूट लेंगे तो हमको, सही है। तो सर इसमें कंपटीशन को और बढ़ाना चाहती है सरकार, इसलिए फॉरेन कंट्रीज को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को 100% लगाने तक की हमने क्या दे दी, परमिशन दे दी। बोला आ जाओ खोल लो कंपनी, लगा दो पैसे। नेक्स्ट FDI सीलिंग, याद रखना ये वाला, FDI सीलिंग इन इंश्योरेंस कंपनीज वॉज रेज्ड फ्रॉम 49 to 74%। आज की डेट में अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश की इंश्योरेंस कंपनी, सपोज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ जो इंश्योरेंस बेचती है, ICICI की कंपनी, अगर उसमें सपोज उसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो 74% तक उसका स्टेक खरीद सकती है। 74% में मालिक तो यही बन जाएगी सर, हाँ तो बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 26% अभी भी इंडियन इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद कंक्लूजन, इस पूरे चैप्टर का क्या कंक्लूजन रहा, पूरे चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर हो चुका है समाप्त, चैप्टर का कंक्लूजन क्या रहा जरा देखें हम। IDU, द इंडिया डेवलपमेंट अपडेट of the World Bank published in November 2022 observes that India had to face an unusually challenging external environment following the Russia-Ukraine war। Russia-Ukraine war की वजह से हमें काफ़ी challenges face करने पड़े, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ गई, एंड परसिस्टेंट मतलब रेगुलरली ग्लोबल सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हुई हमें, हमारे पास इनपुट्स नहीं आए, लड़ाई चल रही थी ना उनकी, तो हमारे पास इनपुट्स नहीं पहुंच रहे थे टाइम पे, समझ गए। फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी गरीब थोड़ी मतलब परेशानी में थे, इन्फ्लेशन काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी, फिर भी IDU जो वर्ल्ड बैंक की एक यूनिट है उसने भाई एक किया अपडेट किया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, द रियल GDP ऑफ इंडिया हैज ग्रू बाय 6.3% इन 2022 एंड 23। 2022 और 23 में इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद हमारी इकोनॉमी हैज मैनेज्ड टू जनरेट 6.3% ग्रोथ रेट इन रियल GDP, विच इज अ वेरी गुड थिंग। वर्ल्ड में बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज की 4-5% चल रही है अभी रेट, और हमारी इतनी चल रही है, तो सर ग्रोथ तो ही है। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। हेलो, हाँ जी भैया, हेलो, हाँ देखता हूँ मैं भैया, एक सेकंड को होल्ड रखो। पैसे आ गए आपके पास? क्या पेमेंट आ गया ना? हाँ पेमेंट आ गया बॉस। ठीक, अभी तक नहीं आया भैया मेरे पास कोई मैसेज। देखो अगर आ गया होगा। भैया मैंने खोला हुआ है, मेरे सामने ही है, आ जाएगा जैसे मैं भेज दूंगा, अभी तक तो आया नहीं है। देखिए मैं बताऊंगा। ठीक है। हाँ भाई, लास्ट लाइन, आखिरी लाइन उस वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट ने क्या बोला, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट ने एक लास्ट लाइन बहुत अच्छी बोली कि इंडिया इज मच मोर रेजिलियंट टू विथस्टैंड एडवर्सिटीज इन द ग्लोबल एरिना। चाहे ग्लोबल एरिना में कितनी भी एडवर्सिटीज, कितनी भी अनसर्टेनिटीज आ जाएं, हम उसको झेलने के लिए काफ़ी क्या है, हम रेजिलियंट है। दैट मीन्स वी आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव। हम फटाफट से उसको क्या कर लेते हैं, उसमें अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, हम फिर भी उसको क्या कर लेते हैं, उसके हिसाब से खुद को मैनेज कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। तो इंडिया इज़ वेरी रेजिलियंट, ठीक है, टू एडवर्सिटीज इन ग्लोबल एरिना।
अब आप भी समझते हो, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये समझने वाली बात थी कि रिजर्व्स की कंक्लूजन हम समझे इस पूरे चैप्टर में कि हमारी इंडियन इकोनॉमी अभी काफ़ी अच्छी हो गई है पहले के कंपैरिजन में, रेजिलिएंट है काफ़ी, एक्सटर्नल प्रेशर्स के बावजूद हम क्या कर लेते हैं, वी मैनेज टू सर्वाइव, हम सर्वाइव कर लेते हैं आसानी से, काफ़ी रेजिलिएंट है इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है क्या? जबकि देखो वॉर चल रही है, इतना प्रेशर है, इतनी हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन फिर भी वी आर मैनेज टू मेक आवर सेल्फ स्टेबल, हम मैनेज कर रहे हैं अच्छे से। क्लियर है क्या सबको? तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। इसके क्वेश्चंस आसान है, आप देख सकते हैं मैंने करे हुए सारे, बहुत ही लल्लू है फर्जी क्वेश्चन है, आप रीड करे हुए जैसे हो जाएंगे, कुछ छोटे से क्वेश्चन है, ये वाले भी करने हैं और मेरी बुक वाले भी करने हैं, सारे करने हैं भैया। क्लियर है? चलो तो ये खत्म कर देना, इसको पढ़ के एक बार रिविजन मार के, रिविजन आप मार लो, 3-4 दिन में पढ़ लो आप भी। अपन आप खुद देखो, अपन ने 4-5 घंटे में पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है मैक्सिमम 4 से 5 घंटे में, तो फिर तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा ऑनलाइन जो भी बैठे हैं मैं आपको बता दूं, ये मीटिंग मैं एंड कर रहा हूं और बस 5 मिनट का ब्रेक के बाद मैं आपको बोल दूंगा ज्वाइन नाउ, तो ज्वाइन कीजिएगा, तब अपन नया टॉपिक वही जो अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके चलो मीटिंग एंड नहीं कर रहा मैं, अभी चालू ही है। ठीक है, बस ब्रेक ले रहा हूँ थोड़ा सा 5 मिनट का।